नमस्कार, अक्षर ज्योतिष में आपका स्वागत है। मैं पिंकी अग्रवाल, ज्योतिष विशारद। अभी पिछले वीडियो में हमने अवाखड़ा चार्ट को पढ़ा कि अवाखड़ा चार्ट कैसे बनता है और ये होता क्या है और इसमें कौन से 8 पॉइंट हम पकड़ के चल रहे हैं। तो ये अवाखड़ा चार्ट, सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि अवाखड़ा चार्ट हमने 4 ही राशियों का दिखाया था, लेकिन ये पूरी 12 राशियों का होता है और हर पंचांग में हर वर्ष ये छपता है। ऐसा नहीं किसी एक पंचांग में छप गया तो नहीं छपेगा, ये हर वर्ष हर पंचांग में छपता है और ये इम्पॉर्टेंट मतलब पेपर होता है। इसी के आधार पर ही कुंडली मिलान होता है। अब हम सबसे पहले ये देखेंगे कि कुंडली मिलान एक्चुअल में है क्या और क्या इसे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, और करना चाहिए तो इसका क्या महत्व है। ये सारी चीज़ें हम लेंगे क्योंकि ये जो टॉपिक है कुंडली मिलान, इसके बारे में बच्चों में बहुत कन्फ्यूज़न है। अक्सर मेरे पास बच्चे आते हैं तो कई बार तरह तरह के सवाल पूछते हैं कि कुंडली हमारी मिल रही है नहीं मिल रही है। ख़ास करके जब वो किसी के साथ रिलेशन में होते हैं ना, तब लाते हैं तो उन्हें बहुत क्यूरोसिटी रहती है कि अगर हमारी कुंडली मिल रही है तो क्या हमारी कभी झगड़े नहीं होंगे या हमें कभी कोई परेशानी नहीं होगी। या कई बार ये पूछते हैं और इससे में तो कुंडली नहीं मिल रही है, मैं तो इससे शादी करना चाहता हूँ, अब क्या होगा आंटी जी। तो ये इस तरह से बच्चे पूछते हैं, तो मुझे लगा ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है तो हम इसको ले रहे हैं। तो पहली बात तो ये कि कुंडली मिलान है क्या। कुंडली मिलान एक्चुअली देखिए, जो ये अवाखड़ा चार्ट है ये हमें एक एक राशि और एक एक नक्षत्र के बारे में फर्दर 8 डिटेल दे रहा है। ठीक है, 7-8 डिटेल हमको यहाँ पर पता चलते हैं एक एक नक्षत्र के बारे में। ठीक, और प्रति व्यक्ति की जो राशि होती है वो हर राशि 2.25 नक्षत्र से मिलके बनती है, तो उसमें भी 3 नक्षत्र आ ही जाते हैं। चाहे एक नक्षत्र का एक ही चरण आए तीसरे वाले का, या एक नक्षत्र के 2 चरण आए या 3 चरण आए, लेकिन 2 राशियाँ तो पूरी आती हैं। ठीक, तो ये मतलब कहने का ये है कि इसमें है क्या कुंडली मिलान में। कुंडली मिलान एक्चुअली जैसे कि आप 2 लोग मिलते हैं तो जब तक हम एक दूसरे के संपर्क में नहीं आएंगे, बातचीत नहीं करेंगे या कोई साथ नहीं रहेंगे तो हम कैसे एक दूसरे को समझ पाएंगे। और ये पॉसिबल नहीं है कि हम पहले बहुत दिन तक साथ रहें फिर उसके बाद मैरिज करने का सोचें, ये किसी तरह से भी ठीक नहीं होता। तो ऋषि मुनियों ने राशि, नक्षत्र और वर्ण, वशय, राशियों के स्वामी, यौनी, गण और नाड़ी, इन 8 पॉइंट्स को लेकर के इसका जो नाम रखा वो अष्टकूट मिलान रखा कि अष्टकूट मिलान से ये देख लो कि क्या ये 2 व्यक्ति, एक लड़का और एक लड़की, शादी करने के बाद एक दूसरे के साथ चल पाएंगे या नहीं। कहने का मतलब ये है कि जैसे रेल की पटरियाँ होती हैं, भले वो मिलती नहीं हैं पर वो साथ साथ चलती हैं, दूर तक चलती हैं, देर तक चलती हैं। ठीक है, काटती तो नहीं है ना एक दूसरे को। कहने का हमारा मतलब सिर्फ ये समझाने के लिए है। अब ऐसा नहीं कहिए कि पति पत्नी भी बस ऐसे साथ साथ चलते रहे, ऐसा नहीं। लेकिन ये कहने का मतलब है कि 2 लोग अगर एक साथ साथ चल रहे हैं तो वो साथ साथ चलने पाएँ, ऐसा ना हो कि वो एक दूसरे को काटें। तो वो कब होगा जब काटेंगे, जब हमारी आपसी विचारधारा में, प्रकृति में, प्रवृत्ति में जब बहुत ज़्यादा अंतर होगा। जैसे कि परसेंटेज वाइज अगर हम कहें तो एक व्यक्ति का परसेंटेज किसी चीज़ में 20% है इंटरेस्ट, दूसरे का उसी चीज़ में इंटरेस्ट मान लीजिए 80% है, तो क्या हम एक पेज पे आ पाएंगे? बहुत मुश्किल होगा। लेकिन एक ही विषय पे अगर किसी का 45% या 55% इंटरेस्ट है, दूसरे का भी लगभग 5-10% ऊपर नीचे इंटरेस्ट है, तो भी चलो ठीक है, घुमा फिरा के थोड़ा आपने मेरी मानी, थोड़ी मैंने आपकी मानी, शायद हम लोग एक पेज पर आ जाएं। समझ में बात आ रही है ना। जैसे मान लीजिए किसी को हॉरर फिल्म पसंद है, दूसरे को हास्य फिल्म पसंद है, तो कितना डिफरेंस हो गया। हॉरर और हास्य में तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। एक आदमी को कॉमेडी चाहिए, दूसरे को हॉरर चाहिए, तो कैसे साथ जाएंगे। या तो ये है कि भैया जब तुम कॉमेडी देख रहे हो हम भी साथ में देख लें, जब तुम हास्य देख रहे हो तो हम भी तुम्हारे साथ। तो ये कब होगा? ये तब होगा जब दोनों एक दूसरे की बराबर, या तो कह दो कि रिस्पेक्ट करें या एक दूसरे की भावनाओं को समझें, या ये मान के चलें कि जब हम साथ रहते हैं तो हमें एक दूसरे की फीलिंग्स का ध्यान रखना है। तो हमारा कहने का तात्पर्य ये है कि केवल ये बड़ा मैं सतही तौर पे आपको बता रही हूँ। ये जो कुंडली मिलान है ये बहुत गहरी चीज़ है। गहरी चीज़ ये है कि इसमें ब्लड ग्रुप तक चेक हो जाता है। मतलब कहने का ये है कि कई बार आपने सुना होगा साइंटिफिकली कि एक जातक का ब्लड ग्रुप मान लीजिए RH नेगेटिव होता है, उसके साथ कोई दूसरा ब्लड ग्रुप मैच नहीं होता। और ऐसी जो लेडीज़ होती हैं जिनका RH नेगेटिव
ब्लड ग्रुप होता है, उनको अगर ब्लड की ज़रूरत पड़ जाए किसी भी कंडीशन में तो ये बड़ी एक क्रिटिकल सी पोजीशन हो जाती है, ठीक है। तो अब ये जो कुंडली मिलान है ये केवल यही नहीं है कि हम दो लोग साथ चल पाएँ, एक दूसरे की बात का रिस्पेक्ट करें, आने वाली संतान कैसी होगी ये तक ये कुंडली मिलान बताता है। इसको अभी हम आपको एक्सप्लेन करेंगे कि ये कैसे बताता है, ठीक है। तो हम यहाँ से सबसे पहले से ही शुरू करते हैं क्योंकि वो सबसे टॉप मोस्ट टॉपिक है वो वाला जो हमने अभी जिसका हिंट दिया आपको। तो अब देखिए जैसे अलग अलग नक्षत्रों की अलग अलग प्रकृति होती है, ठीक। जबकि ये 2.25 नक्षत्र एक एक राशि में चला जाता है तो उनके मालिक और राशि लॉर्ड एक होते हैं, राशि का नंबर 1 होता है। यानी कि अब आप समझ लीजिए कि राशि भी 2.25 नक्षत्रों में विभाजित हो गई, यानी कि 3 नक्षत्र है उसके अंदर भी, ठीक। मालिक बेशक एक ही ग्रह है। अब मालिकों में भी देख लो आप, जैसे ये मंगल है तो ये थोड़ा सा गुस्सैल है, थोड़ा सा ज़्यादा लॉजिकल है, और मंगल जो है वो उसको वेपन वगैरह यूज़ करना ज़्यादा पसंद भी है, दिमाग का तेज है, बुद्धि का तेज है, चंचल है, फास्ट एक्टिव है। तो अच्छा ये अब शुक्र क्या है, ये आर्टिस्टिक है, ये सॉफ्ट नेचर्ड बंदा है। ये इसको क्या पसंद है, इसको गायन पसंद है, इसको डांसिंग पसंद है, इसको फिल्मिंग एक्टिंग पसंद है, कल्पना भी थोड़ी थोड़ी इसको पसंद है, ये कवि लेखक भी हो सकता है ना। तो मतलब एक मेन क्वालिटी बताई जा रही है। अब ये नहीं है कि मंगल वाले लेखक नहीं हो सकते या कवि नहीं हो सकते हैं, डिपेंडिंग कि उनके राशि के ऊपर किन किन शुभ ग्रहों का प्रभाव मिलकर के इन्हें बना रहा है। ऐसे अब ये बुध की राशि है, मान लीजिए तीसरी राशि है, तो बुध की राशि क्या है, ये भी व्यापार की तरफ रुझान है, प्रैक्टिकल होते हैं ये लोग, कॉमर्स समझ में आता है इनको बहुत अच्छे से, इकोनॉमिक्स समझ में आती है ना, और थोड़े जल्दबाज भी होते हैं, कल्पनाशील भी होते हैं ये लोग। तो अब क्या है ना, नेचर अलग अलग होती जा रही है अकॉर्डिंग टू दी, अभी हम केवल राशियों के लॉर्ड के थ्रू ले रहे हैं, ठीक है। अब जैसे कर्क का चंद्रमा है, कर्क का स्वामी, अब चंद्रमा का नेचर और मंगल का नेचर में फ़र्क है। चंद्रमा कल्पनाशील बहुत है, ऊंची ऊंची कल्पनाएं, कपोल कल्पनाएं करता है, भागता है तेजी से, स्थिर नहीं रहता है ना। और मंगल जो है वो फटाक से निर्णय लेता है, बुध थोड़ा सा सोच विचार के निर्णय लेता है। तो अब आप ये देखो ना कि एक दूसरे के साथ चलने के लिए हमें कहीं ना कहीं सेम पेज पर आना पड़ेगा, ठीक। तो अभी इसमें यही देखा जाता है कि राशि मैत्री है कि नहीं। जब हम कुंडली मिलान करते हैं तो हम ये देखते हैं, इस टॉपिक पे अगर हम आए तो राशि मैत्री है कि नहीं। जैसे कि मंगल की किसके साथ दोस्ती है, हमने मैत्री पढ़ी थी ना पहले कि मंगल की चंद्रमा से फ्रेंडशिप है, सूर्य से फ्रेंडशिप है, जुपिटर से फ्रेंडशिप है। तो अगर कोई वर और कन्या है तो उनमें से हम राशि मैत्री में कोशिश ये करेंगे कि अगर कोई मेष लगन का जातक है या जातिका है तो उसका जो पार्टनर हम ढूंढें वो हम कोशिश करेंगे कि अन्य जो सूर्य, चंद्र, मंगल, गुरु, ये परस्पर मैरिज अगर करेंगे तो इनकी राशि मैत्री है। अब राशि मैत्री का मतलब क्या होता है, ये मतलब एक ये जो ग्रहों के जो 2 ग्रुप है ना, एक ये देव वर्ग है और दूसरा दैत्य वर्ग का है। दैत्य वर्ग में आते हैं हमारे शुक्र, बुध और शनि आ जाते हैं, ठीक है। तो अब इनकी आपस में राशि मैत्री होगी तो ये एक टाइप की नेचर से चलेंगे, इनकी राशि मैत्री होगी ये एक टाइप से चलेंगे। तो ये राशि मैत्री का मिलान होता है। और ये देखा गया है कि जब वर और वधु की राशि मैत्री मैचिंग ठीक होती है तो वो लोग एक दूसरे की बात को समझने में भले वक्त लगे लेकिन समझ जाते हैं, ठीक। अब आ जाते हैं हम वर्ण के ऊपर। अब वर्ण में क्या है, एक जना क्षत्रिय वर्ण का है, दूसरा वैश्य वर्ण का है, ठीक। तो अब इसमें क्या है, क्षत्रिय वर्ण का ठीक है वो रक्षा करने के लिए तैयार है, ये जो है ये सबका पालन पोषण करने के लिए तैयार है, ये एक पेज पे आ सकते हैं। लेकिन अगर क्षत्रिय वर्ण का और ब्राह्मण वर्ण का किया जाए तो ये एक्शन में बिलीव करते हैं और ये बौद्धिक स्तर का काम करने में बिलीव करते हैं। तो यहाँ थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है। इसी तरह से ब्राह्मण और शूद्र में बहुत प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि ये पूरा दिमाग का काम करना चाहते हैं और ये एक्शन का काम करना चाहते हैं, ठीक है। तो ये एक्चुअली इसका भी चार्ट है, जैसे ये चार्ट है, ये अवखड़ा चार्ट है, ये तो हमें कुंडली मिलान का बेसिक बताता है। उसके बाद कुंडली मिलान का भी पूरा एक चार्ट ऋषि मुनियों ने बना के रखा है जिसको वर वधु मिलान कहते हैं। हम यहाँ पर तो एक्सप्लेन इसलिए कर रहे हैं कि हमें उसका कॉन्सेप्ट समझ में आए कि ये कॉन्सेप्ट होता क्या है ना। नहीं तो आप चार्ट में देखिए और बता दीजिए कि मैचिंग है कि नहीं है, वो तो सबसे आसान काम है। लेकिन मैचिंग क्या है, इसके पीछे लॉजिक क्या है और
थ्योरेटिकल मैचिंग क्या है और प्रैक्टिकल मैचिंग क्या है, हम वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी बात, हम ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये कितना महत्वपूर्ण है, हमें ये भी समझ में आए। क्योंकि एक काल बीच में ऐसा आया था, तकरीबन 20 साल का, जब लोग इसको महत्वहीन समझने लगे थे। लेकिन उसके जब रिजल्ट्स देखने में आए कि भी रिजल्ट्स अच्छे नहीं आ रहे हैं, बिना मैचिंग करे शादी करने के रिजल्ट्स ज़्यादा परसेंट में ख़राब आए, तो फिर लोगों को लगा कि नहीं भैया, थोड़ा सा मैचिंग की तरफ जाओ। तो अब फिर भी दोबारा से लोग मैचिंग की कोशिश करते हैं कि भाई मैचिंग कर ली जाए, ठीक है। तो ये क्या है कि प्रकृति का अंतर है, ये दिमाग का काम करेंगे, ये थोड़ा एक्शन का करेंगे, ये तेज़ तर्रार होंगे, गुस्सेवर होंगे, ये थोड़ा शांत होंगे, है ना, ये सेवा करता। अब देखिए, मैंने अपने गुरुजन से सुना कि अगर आप कोई अपने पुत्र के लिए पुत्र वधू ढूंढने जा रहे हैं तो शूद्र वर्ण की ढूंढ लीजिए। तो हम लोगों ने प्रश्न पूछा, सर ऐसा क्यों? तो उन्होंने बताया कि वो सेवाकार होगी, क्योंकि सेवाकारिता का गुण है ना इस वर्ण में। तो उन्होंने कहा कि शूद्र वर्ण की, अच्छा, और शूद्र वर्ण की जो है ना मैचिंग तीनों से हो जाती है, ये भी बड़ी मज़ेदार बात है। शूद्र वर्ण की वैश्य के साथ ओके हो जाएगा, पॉइंट मिल जाएंगे। शूद्र वर्ण की क्षत्रिय के साथ भी ओके हो जाएगा, पॉइंट मिल जाएंगे। शूद्र वर्ण की ब्राह्मण के साथ भी ओके हो जाएगा, पॉइंट मिल जाएंगे। बाकी तो ब्राह्मण में ब्राह्मण को मिलेंगे, वैश्य में वैश्य को मिलेंगे, क्षत्रिय में क्षत्रिय को मिलेंगे, बाकी में कम पॉइंट मिलेंगे, ठीक है। लेकिन शूद्र वर्ण की कन्या का इन तीनों को पॉइंट मिल जाएगा। तो हमारे गुरुजन ने बताया कि अगर आप बहू ढूंढना चाहते हो, सेवाकारिता की बहू चाहिए आपको कि सेवा करे, तो शूद्र वर्ण की बहू ढूंढने की कोशिश करिए, है ना। तो ये तो मजाक की बात हो गई, ठीक है। अच्छा, अब आई वशय की बात। वशय का मतलब होता है कौन किसको कंट्रोल करेगा। देखिए, सुनने में, कहने में ये बात बहुत अजीब भी लगती है और बहुत से लोगों को रास नहीं आती। खास करके आज के युग में हमारी बेटियों को ये बात अच्छी नहीं लगती कि कौन किसको वश में करेगा, ठीक है। बेटियां आजकल बड़ी नाराज़ हो जाती हैं इस बात पे। लेकिन सत्य तो यही है कि जो घर में हेड ऑफ़ द फैमिली जो होता है, जो मैन होता है, उसका वर्चस्व होना चाहिए और उसका थोड़ा कंट्रोल घर पे होना चाहिए। यानी कि अगर मैन में ये पावर है कि वो वश में कर सकता है अपने पार्टनर को, तो फैमिलीज़ देखने में आता है अच्छी चलती हैं, ठीक है। ये मेरा पर्सनल विचार है, आप इसको अन्यथा ना लें। तो वशय की भी चेकिंग की जाती है कि मानव वशय के जो जातक होते हैं तो वो सबको कंट्रोल कर लेते हैं, चाहे जलचर हों, चतुष्पाद हों, चाहे वंचर हों या कीट हों। ये इसकी 5 वैरायटी हैं वशय की: जलचर, चतुष्पाद, मानव और कीट। कीट में वो आती है ना, वृश्चिक राशि आ जाती है और कर्क राशि भी आ जाती है, केकड़ा। और एक है जलचर। जलचर में वंचर, वंचर जो वन में रहने वाले हैं, जैसे शायद सिंह राशि वंचर में आती है, इसी तरह से है। तो इसके भी चार्ट है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं, समझाने के लिए यहाँ पे 4 राशियाँ लेके हम आपको समझा रहे हैं। तो बाकायदा वो पता लगा देते हैं, वो लिखा हुआ रहता है कि भाई इसके साथ इसका जब मिलान का जब हमारा आएगा ना, एक तरफ कन्या का आ जाएगा ये अवखड़ा, दूसरी तरफ वर का आ जाता है, तो उसमें बता देता है वो कि भाई इसकी मानव वशय है और उसका चतुष्पाद वशय है और इसके इतने पॉइंट मिलेंगे। तो हमें वहाँ दिमाग नहीं लगाना है बार बार कि अब किसका किसके साथ होगा, क्या होगा कि नहीं होगा। ये एक्सप्लेनेशन है खाली यहाँ पर, ठीक है। अब आ जाती है योनि। योनि में भी हमने अभी पिछले चैप्टर में भी ये बात करी कि बैर योनियाँ होती हैं। अब ये बैर योनियाँ जो होती हैं ना, ये क्या होता है कि जैसे अब कुत्ते बिल्ली, अब कहने में तो यही आता है भाई लड़ते रहते हैं हर समय। कुत्ते जो है जब भी हिरन को देखेंगे तो वो भगाएंगे, है ना। तो श्वान हिरन की बैर योनि है, गज की और व्याघ्र की बैर योनि है, शेर की और इसकी गाय की भी बैर योनि है, सांप और नेवला की बैर योनि है। तो बैर योनि के मतलब ये है कि आंतरिक नेचर हमारी जो है वो किस एनिमल से मैच हो रही है, और वो चीज़ प्रकृति हमारी कई बार आ जाती है। जैसे हम लोगों ने, हमने अपने बुज़ुर्गों से सुना है कि जैसे घर में पहले बोलते थे कि भाई कुत्ते को एक टुकड़ा दो, तो हमारी अम्मा कहती थी कि कुत्ते को बेटा टुकड़ा इसलिए देना चाहिए कि कुत्ता को सब घर के लोग एक एक टुकड़ा देते तो वो आस करता है कि इस घर में जातक बढ़ें, इस घर की उन्नति हो, इनका वंश बढ़े, और जितने बढ़ेंगे उतना मुझे एक टूक मिलेगा, ठीक है। लॉयल भी मानते हैं डॉग को, सब लोग बोलते हैं ना वफादार होता है कुत्ता। अब वो ऐसा बोलती थी, और वो ये भी बोलती थी कि बिल्ली कभी ना पालो। हम कहते थे अम्मा बिल्ली क्यों ना पालें? बोले बिल्ली जो होती है वो चाहती है कि घर में बिल्कुल सुनसान रहे और मैं आऊँ लुढ़का के दूध पी के चली जाऊँ। तो बिल्ली नहीं चाहती कि हमारा वंश बढ़े। मतलब अब ये देखिए पुराने लोगों की विचारधारा है, और कहाँ तक सही है कहाँ तक गलत है ये तो अपने अपने अनुभव से लोग जानेंगे। तो बिल्ली और कुत्ते का भी बैर है, नेचर ही अलग हो गई। एक आदमी चाह रहा है कि परिवार की वृद्धि हो,
हैं और सब मुझे एक एक टुकड़ा दें तो इनका घर बढ़े, और एक चाह रहा है भैया यहाँ कोई ना रहे, शांति रहे, मैं तो दूध पी के भग लूँ यहाँ से। तो ये चीज़, तो इसमें क्या होता है, इसमें एक पॉइंट जो हिडन शायद मुझे लगता है वो ये भी है कि जो पति पत्नी का एक एकांत स्थान भी होता है, बेडरूम भी होता है, वहाँ पर उनका स्वभाव कैसा है। इतना विपरीत तो नहीं है कि वो मैचिंग नहीं हो रही है, क्योंकि ये भी असंतोष का बहुत बड़ा कारण होता है जीवन में, ठीक है। तो शायद वहाँ से भी इसका कुछ मैचिंग है कि वो प्रकृति इतनी डिफरेंट है, एक आदमी बहुत तेज है, एक आदमी बहुत स्लो है, तो फिर वो मैचिंग नहीं हो पाती है और वो अंततः जा कर के वो जो है काम जो है खराब हो जाता है। ये हो गया। अब उसके बाद गण है। गण क्या होता है? गण भी, अब जैसे ना पंचांग में क्या लिखा हुआ है, पंचांग में लिखा हुआ है कि जो ब्राह्मण वर्ण की जो राशियां हैं, यानी कि चौथी, 8वीं और 12वीं, उनमें नाड़ी दोष को ज़रूर देखना चाहिए, अवॉइड नहीं करना चाहिए। इसी तरह से जो वैश्य वर्ण के लोग हैं उनमें गण दोष को बहुत ज़्यादा देखना चाहिए। तो अब ये नहीं है कि वैश्य वर्ण के लोग, वैश्य राशियाँ, वैश्य राशि कौन सी है हमारी? वृष राशि है जैसे, तो 2, 6 और 10 ये हमारी वैश्य राशियाँ हो जाएंगी, है ना। तो जो वैश्य राशियाँ हैं उनमें ये गण दोष नहीं होना चाहिए, ऐसा पंचांग में भी लिखा है, यानी कि टॉप प्रायोरिटी पे उसको महत्व दीजिए। इसी तरह से जो 4, 8, 12 राशियाँ उनमें नाड़ी दोष को अपर हैंड दीजिए, कि मतलब अगर नाड़ी दोष है तो उसको कंसीडर मत करिए, ठीक है। तो अब आ जाते हैं हम इस पे। इसका लॉजिक क्या है वो मैं आपको बता देती हूँ। बहुत ही प्यारा लॉजिक है इसका कि देखिए, देवता और राक्षस सदैव लड़ते रहते हैं। तो देवगण की कन्या हो या वर हो और राक्षस गण की कन्या या वर हो, उनकी शादी जब हो जाती है तो बहुत वैचारिक मतभेद होता है, बात बात पे उनके झगड़े होते हैं। क्यों? क्योंकि प्रकृति अलग है। वो एक देवगण की है, उसका सात्विक है, वो राक्षस गण के हैं, उनका तामसिक है। अब सात्विक और तामसिक के बीच में जो राजसी तत्व है वो कहीं जाके मैच हो तो बात बने। अब वो हो नहीं पा रहा है मान लीजिए, तो बहुत लड़ाई होती है, बड़ा टाइम लगता है ऐसे पति पत्नी को सामंजस्य स्थापित करने में, मतलब दोनों को एक पेज पर आने में बहुत टाइम लगता है। बरसों बीतने के बाद उन्हें समझ आता है क्यों लड़ रहे थे हम इतने दिनों से, ठीक है। तो ये कारण, क्योंकि देवता और राक्षस सदैव लड़ते रहते हैं, तो देवगण और राक्षस गण की जब मैचिंग होती है तो इसको खराब मैचिंग माना जाता है, यानी कि गण दोष माना जाता है, ठीक है। देवता और नर की ओके होती है, देव देव की तो हो ही गई, दोनों एक प्रकृति के हो गए, नर नर की हो गई, एक प्रकृति के हो गए, राक्षस राक्षस की हो गई, उसमें तो कुछ कहना ही नहीं, पूरे पूरे पॉइंट मिल जाएंगे, ठीक। पर देवता के साथ नर के साथ चल जाएगी, क्योंकि मनुष्य देवों में प्रीति करते हैं, मनुष्य देवताओं की आराधना करते हैं। इसको समझने के लिए बता रही हूँ, ताकि मान लीजिए किसी वजह से हमारे पास कंप्यूटर नहीं है और हम मैच कर रहे हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि देवगण के वर या कन्या का नर वर्ण के वर या कन्या से ओके है मैचिंग, लेकिन नर राक्षस की बिल्कुल नहीं पकड़नी चाहिए। क्यों? क्योंकि राक्षस मनुष्य को खा जाता है। तो मतलब ये हुआ कि जो राक्षस गण का व्यक्ति है वो अगर उसका पार्टनर नर का है तो वो तो उसे मतलब इतना सता सा देगा, खा जाएगा, मतलब ऐसा नहीं कि खा ही जाएगा, लेकिन उसके साथ ऐसा बिहेवियर होगा मानो कि वो मृत्युतुल्य कष्ट पा रहा है, समझ रहे हैं। तो ये बिल्कुल डिस्कार्ड करनी चाहिए, नर राक्षस की मैचिंग कभी नहीं लेनी चाहिए, एक्सेप्ट करनी चाहिए, है ना। देव राक्षस की अगर बहुत अच्छी मैचिंग है, राशि मैत्री हो रही है, नाड़ी दोष भी नहीं है, बाकी कुछ नहीं है, तो या समझदार बच्चे हैं, बड़े हो गए हैं, तो भाई समझा के करा जा सकता है कि भाई जरा आपस में कम उलझना तो तुम्हारा चल जाएगा, ठीक है। लेकिन देव और नर की चल जाती है, क्योंकि मनुष्य देवताओं में प्रीति रखते हैं। तो ये इसका लॉजिक है और बड़ा सुंदर लॉजिक है, इसीलिए ये शब्द यहाँ पर डाल करके उसको समझाने की कोशिश की गई है। अब आ जाते हैं हम नाड़ी दोष पे, जिसकी बहुत चर्चा सुनने में आती है, और कई बार सिर्फ एक नाड़ी दोष के कारण ही हम लोग अच्छे अच्छे रिश्तों को भी डिस्कार्ड कर देते हैं, और वो मैं मानती हूँ कि सही है। अब पूछेंगे कि क्यों सही है? क्यों इसलिए सही है कि देखिए, नाड़ी दोष का मायना यह है कि नाड़ी एक नहीं होनी चाहिए, यानी कि अगर दो जनों में एक की आधी नाड़ी है तो दूसरे की भी अगर आधी है तो नाड़ी दोष है, एक की मध्य है दूसरे की भी मध्य है तो नाड़ी दोष है, एक की अंत्य है दूसरे की भी अंत्य है तो नाड़ी दोष है। लेकिन अगर उलट पलट है, आदि वाले के सामने मध्य आ गया तो नाड़ी दोष नहीं है, मध्य के सामने आदि आ गई तो नाड़ी दोष नहीं है, मध्य के सामने अंत्य आ गया तो नाड़ी दोष नहीं है, अंत्य के आगे आदि आ गया तो नाड़ी दोष नहीं है। अब ये क्या है? ये जो नाड़ी है ये हमारे बॉडी के अंदर जो वात पित्त और कफ 3 तत्व हैं उनको
ये रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। और जो ये रिप्रेजेंट करती है, अब मान लीजिए आदि नाड़ी से आदि नाड़ी मिल गई, या मध्य नाड़ी से मध्य नाड़ी मिल गई, अंत्य नाड़ी से अंत्य नाड़ी मिल गई। तो जब पति पत्नी जब संयोग करते हैं तो एक का स्पर्म और दूसरे का ओवम मिलके ही संतान बनती है, दोनों ही अपना योगदान देते हैं। तो अगर दोनों तरफ से एक ही प्रकार का तत्व आ गया तो वो जो तत्व है वो बढ़ जाएगा। यानी कि मान लो दोनों का आदि या मध्य या अंत्य है, क्योंकि मुझे ठीक से याद नहीं है मैं इसलिए इसको दोबारा बोल रही हूँ, मुझे ये नहीं याद है ठीक तरह से कि आदि वात है या मध्य वात है, ठीक है। मैं उसको ऐसे मान के चल रही हूँ कि मान लीजिए दोनों तरफ से वात नाड़ी आ गई, तो आगे से जो बच्चा होगा वो स्पास्टिक चाइल्ड हो सकता है। स्पास्टिक चाइल्ड समझते हैं, मेंटली रिटार्डेड, उसके हाथ पैर क्रिकेट होंगे। क्यों? क्योंकि वात तो बढ़ गया, माँ की तरफ से भी वात तत्व ही आया और पिता की तरफ से भी वात तत्व, क्योंकि जीन्स में डीएनए में जीन्स जाएगा ही। हमारे डीएनए में मान लीजिए वात तत्व प्रधान है, सामने वाले का भी वात तत्व प्रधान है, तो जो संतान होगी उसमें वात तत्व की इतनी अधिकता हो जाएगी, इतना डिसबैलेंस हो जाएगा कि वो उस बच्चे को मेंटली रिटार्डेड, क्रिम्पल यानी कि सीधा खड़ा ना हो सके बच्चा, टूटी टेढ़ी मेढ़ी हड्डियों वाला, दिमाग से कमज़ोर आदि बना सकता है। कितनी बड़ी त्रासदी हो सकती है, आप ये सोचिए। इसी तरीके से यदि मान लीजिए पति और पत्नी दोनों की कफ नाड़ी है तो आने वाली संतान को श्वास का रोग हो सकता है, उसको दमा हो सकता है, उसको एस्थमा हो सकता है, उसको स्नोफीलिया हो सकता है, उसको ट्यूबरकुलोसिस जैसी बीमारियां जो कफ से होती हैं, कफ की अधिकता से, स्नोफीलिया वगैरह कफ की अधिकता से होती हैं, ये हो सकती हैं। इसी प्रकार से यदि दोनों पति पत्नी की पित्त नाड़ी आ गई, एक ही नाड़ी है मतलब नाड़ी एक है अगर मान लीजिए, तो वो उसका मायना ये होता है। तो अगर मान लीजिए दोनों की पित्त नाड़ी आ गई तो इधर से भी गर्म स्वभाव, उधर से भी गर्म स्वभाव, दिमाग में गर्मी चढ़ जाएगी, तो हिस्टीरिया, एपिलेप्सी, मिर्गी, इस टाइप के रोग हो सकते हैं आने वाली संतान में। तो ये कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है कुंडली मिलान, हम नहीं जानते हैं तो उसको हम क्रिटिसाइज़ करते हैं, नंबर 1 बात। नंबर 2 बात यह है कि ये बहुत वैज्ञानिक है, इसको सोच विचार के ऋषि मुनियों ने बिना किसी टेस्टिंग के बता दिया कि भाई ये यहाँ पर ऐसे इन लोगों की मैचिंग में दिक्कत है, या ये लोग साथ चलने में दिक्कत होगी, स्वभाव एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, या इनकी संतानों को कष्ट होगा, ठीक है। अब एक बड़ा क्या कहूँ, एक बड़ा अजीब सा सवाल आजकल बच्चे बहुत करते हैं और बार बार करते हैं और अलग अलग जगहों से सुनने में आता है कि सिया राम जी की तो मैचिंग बहुत अच्छी थी, टॉप क्लास थी, उनके तो पूरे गुण मिल रहे थे, फिर भी ऐसा क्यों हुआ? तो देखिए ऐसा क्यों हुआ का मतलब कि राम जी बन गए या कि सीता जी का हरण हुआ या रावण को मारना पड़ा, तो ये जो कुछ भी घटनाएं जीवन की होती हैं उसका कुंडली मिलान से कोई लेना देना नहीं है, वो हमारे प्रारब्ध और पुरुषार्थ के कारण होता है। कुंडली मिलान का सिर्फ इतना ही महत्व था। क्या सिया राम जी ने आपस में झगड़ा कभी? क्या सिया जी ने राम जी की किसी भी बात का कभी भी उल्लंघन किया, या उनकी राय में अपनी राय नहीं मानी, या उन्होंने कहा हो कि भाई क्यों वनवास जाना है, लक्ष्मण जी कह रहे हैं चलो मिलकर चढ़ाई कर देते हैं अयोध्या पे और रहते हैं ना, राज करते हैं, किसने कहा है बन जाने के लिए? ऐसा कुछ नहीं कहा सीता जी ने, ठीक। इसी तरीके से अगर लोग कहते हैं कि अरे उन्हें तो मालूम था फिर भी चले गए स्वर्ण मृग के पीछे, चले गए, क्यों चले गए? अपनी पत्नी की इच्छा का आदर किया उन्होंने, यही मैचिंग है, दिस इज कॉल्ड मैचिंग। उनका कुंडली मिलान था इसलिए उन्होंने उनकी जो भावना थी उसका आदर करने के लिए कि चलो ठीक है तुम्हारा मन है तो मैं जाता हूँ करके, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुए वो अलग की बात है। तो आप जो ये सवाल करते हैं ना बच्चे की कुंडली मिलान क्या, कुंडली मिलान का क्या महत्व है, उनकी तो मिली, फिर भी उन्होंने जीवन में उतार चढ़ाव जरूर देखे लेकिन कभी भी उन्होंने आपस में एक दूसरे के प्रति कंप्लेंट नहीं की। न कहीं राम जी ने यह कहा कि मुझे सीता समझ में नहीं आई, या सीता ने मेरा विरोध किया, या सीता मुझे समझ में। सीता जी के लिए राम जी रावण से लड़ गए, पदाती लड़ गए, मतलब उनके पास तो कुछ था भी नहीं, न रथ था ना कुछ था, उनके लिए समुद्र लांगा, सब कुछ किया। तो ऐसे ही किया? ऐसे नहीं किया। इसके पीछे बहुत बड़ा लॉजिक यही है कि वो एक दूसरे का सम्मान करते थे, एक दूसरे का आदर करते थे, उनकी मैचिंग ऐसी थी कि वो एक दूसरे दो, मतलब कह सकते हैं आपकी दो होते हुए भी वो एक थे, वो उनकी मन की बात जानते थे, वो उनके मन की बात जानते थे। अब ये बहुत बड़ी बात है, तो ये कहने मतलब एग्जाम्पल के लिए समझाया जा रहा है, बाकी तो सबके अपने उदाहरण होते हैं, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब ये कि कुंडली मिलान कोई मजाक नहीं है, कुंडली मिलान कोई फ्लिमसी चीज़ नहीं है, कुंडली मिलान कोई फेक चीज़ नहीं है, ये बहुत गहरी तत्व वाली चीज़ है। और आज के युग में जो बच्चे अपनी पसंद की शादी करते हैं और बाई चांस हमारे पास आ जाते हैं
मिलाओ, तो पहले तो हम मना ही करते हैं कि भाई अब मत मिलाओ क्योंकि ऊपर वाले ने मिला दिया है इनको। लेकिन फिर भी कई पेरेंट्स का मन होता है कि ज़रा मिला दीजिए मैम। तो हम ये कहते हैं कि अगर नाड़ी दोष आ रहा है तो आप, चूँकि बच्चों की ट्यूनिंग है, आप उनको बोलिए डॉक्टर के पास चले जाएं, बायोलॉजिकली चेकिंग करा लें, डॉक्टर से पूछ लें कि भाई हमारा ये ब्लड ग्रुप है, इनका ये ब्लड ग्रुप है, या आपको आपके पास जो भी आजकल विज्ञान ने इतनी उन्नति की है, जो आपके तरीके हों उससे आप टेस्ट करके हमें बता दो कि हमारे आने वाली संतान को कोई कष्ट तो नहीं होगा। क्योंकि ये जो होता है ना, ये जो कुंडली मिलान की, ये जो नाड़ी दोष की दिक्कतें आती हैं, सेम राशि हो अगर पर नक्षत्र अलग अलग हो तो नहीं होगा, नक्षत्र एक हो पर चरण अलग अलग हो तो नहीं होगा। तो ये डिटेल्स हैं, इसके रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं। जो लोग रोज़ मिलाते हैं उन्हें पता होता है, वो वहीं से बता देते हैं, कुंडली देख के ही बता देते हैं। कई बार आपको पंडित जी बताते हैं कि भाई इसमें गड़बड़ होगी, लेकिन हम लोग कई बार ये सोचते हैं कि एवं ही पंडित जी बोल रहे हैं, पैसे बनाने के लिए बोल रहे हैं या क्या चक्कर है। तो ऐसा नहीं है, बहुत गूढ़ विज्ञान है ये, इसको समझने की हमें ज़रूरत है और ये महत्वपूर्ण है और इसको सही तरीके से इसको फॉलो करना चाहिए। हाँ, कुछ जगह ये होता है कि थ्योरी और प्रैक्टिकल में अंतर होता है, उसको भी हम यहाँ पर ले लेते हैं। जैसे थ्योरी प्रैक्टिकल में क्या होता है कि राशियाँ जो होती हैं ना, जब द्विद्वादश होती हैं, वो भी एक टॉपिक है, उसको हम अलग भी ले लेंगे वैसे। जैसे द्विद्वादश होती हैं, यानी कि ये राशि और ये राशि, तो ये एक दूसरी हो गई, एक हो गई, ये दो हो गई, और घूम के आएंगे तो ये 12वीं हो जाएगी। जब हम ऐसे चक्र में आते हैं ना चार्ट में, तो वो द्विद्वादश को मना करते हैं कि भाई द्विद्वादश मत लो, क्योंकि एक धन की है और एक व्यय की है, तो एक से स्वास्थ्य खराब होगा या दारिद्र्य आएगा या हेल्थ खराब होगी। तो लेकिन उसका अपवाद क्या है, ये दोनों राशियां हैं। क्यों? क्योंकि ये वृष है और ये मिथुन है, ये इसका मालिक शुक्र है, इसका मालिक बुध है, ये दोनों आपस में मित्र है, तो ये वाला द्विद्वादश चल जाता है। ये प्रैक्टिकल है, ये जो लोग रोज मिलाते हैं, जो रोज स्टडी करते हैं ना, वो जानते हैं कि भाई मिथुन वृष का द्विद्वादश एक्सेप्टेबल है। इसी तरीके से कर्क और कन्या का, कन्या और तुला का, कन्या और तुला का, क्योंकि कन्या का लॉर्ड बुध और तुला का लॉर्ड शुक्र, तो दोनों की परस्पर मैत्री है, तो वो चल जाएगा। ठीक है। इसी तरह से षडाष्टक की को नहीं लेते। षडाष्टक मतलब छठी राशि रोग ऋण रिपु और 8वीं राशि मृत्यु की। तो छठी और 8वीं एक दूसरे से, छठी 8वीं राशि पड़ती है तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होती। ये कहते हैं कि इनके बीमारी रहेगी या झगड़ा रहेगा या बहुत लंबी लंबी बीमारियां हो सकती हैं, इनके लिए आपस में ट्यूनिंग नहीं बैठेगी। पर उसमें भी मेष को वृश्चिक के साथ हम ऐड कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों के राशि लॉर्ड मंगल है। हालांकि 8वीं पड़ेगी ना मेष से मंगल की वृश्चिक राशि जो है, मेष वृष मिथुन कर्क सिंह कन्या तुला वृश्चिक 8वीं पड़ी ना, तो इधर से 8वीं पड़ी और इधर से वृश्चिक धनु मकर कुंभ मीन मेष छठी पड़ गई, तो इसको षडाष्टक योग कहते हैं। छठा 8वां, इस ये एक तरफ से गिनेंगे तो छठी आएगी, दूसरी तरफ से गिनेंगे तो 8वीं आएगी। तो इसमें मेष और मंगल को एक्सेप्ट कर लेते हैं, जस्ट बिकॉज मेष और वृश्चिक को एक्सेप्ट कर लेते हैं क्योंकि दोनों का लॉर्ड मंगल है। इसी तरह से वृष और तुला को भी एक्सेप्ट कर लेते हैं। वृष और तुला को वो भी षडाष्टक बैठता है योग, लेकिन उसको भी इसीलिए एक्सेप्ट कर लेते हैं क्योंकि दोनों के राशि लॉर्ड शुक्र ही बनते हैं। तो ये बहुत सारे टॉपिक हैं, ज्योतिष में बहुत गहरे गहरे टॉपिक हैं, बहुत सारे विषय हैं। इनको हम जब जिन ढूंढा तिन पाइयाँ गहरे पानी पैठ। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। और अगर कंटेंट अच्छा लगता है तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, पसंद करिए, अपनी राय बताइए आपको हमारे कंटेंट कैसे लगते हैं। और आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।